नमस्कार। कक्षा 8 के सभी बच्चों को जय हिंद। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग अभ्यास 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4 से सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व कर लिया था। तो बच्चों, यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित परमेय संख्याओं का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर आप किसी भी पॉजिटिव नंबर का या फिर किसी भी नेगेटिव नंबर का आप वर्ग निकालेंगे तो वो हमेशा आपकी पॉजिटिव संख्या ही आती, मतलब कि आपकी हमेशा पॉजिटिव नंबर ही आएगी। जैसे कि अगर यहाँ पर आप -8 का वर्ग करेंगे तो आपका 64 आपका पॉजिटिव ही आएगा, प्लस साइन का ही आएगा। तो ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है, बाकी आप सवाल को यूं लगाओगे। तो बच्चों, यहाँ पर आप क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट देखेंगे। जैसे कि आपका 4 का ये पहला पार्ट है, ठीक है। यहाँ पर आपसे कह रहे हैं कि -8 का वर्ग मतलब होता है उसका स्क्वायर कर देना, ठीक है। मैंने आपको बताया था किसी भी ऋण संख्या का, किसी भी धन संख्या का अगर आप वर्ग निकालेंगे तो वो हमेशा आपकी एक धन संख्या ही आएगी। तो ये बात आपको याद रखनी थी, मैंने आपको पहले ही बोला था। तो 8 का वर्ग कितना हो जाएगा, मैंने बताया था 8 का वर्ग 64 हो जाएगा, और ये हमेशा वर्ग आपका पॉजिटिव साइन का ही आएगा। इसके बाद आपका दूसरा है 35/41, 35/41। अब आपको इसका निकालना है वर्ग। तो वर्ग मतलब कितना होता है, पावर 2। अब इसको अलग अलग लिखेंगे, सेपरेट कर दो, 35 की पावर 2 और 41 की पावर 2। अब बच्चों, मैंने आपसे कहा था कि 1 से 50 तक के आपको वर्ग याद होने चाहिए, मैंने आपको लिखाए भी हैं। तो 35 का वर्ग कितना होता है आपको पता होना चाहिए। 35 का आपका वर्ग हो जाएगा 12/25। कितना हो जाएगा, 12/25 आपका 35 का वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे कि हमारा यहाँ पर आता है 41, तो 41 का वर्ग आपका कितना होगा, आप सभी लोग मुझे बताएंगे। 41 का वर्ग कितना होगा, आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि 41 का वर्ग क्या होगा। और आप सभी लोग मुझे 36 का वर्ग भी मुझे बताएंगे कि 36 का वर्ग कितना होता है। आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। अब जो आपका 41 का वर्ग है, जो आपका 41 का वर्ग होगा वो आपका होगा 1681। कितना होगा, 1681, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब बच्चों, मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, वो ट्रिक आपको ध्यान रखनी है। 2 अंकों की संख्या हो, पहले बात ध्यान सुनेंगे, 2 अंकों की संख्या हो और जिसके लास्ट में 5 हो, तो अगर आप उसका वर्ग निकालने जाओगे तो अपने आप से पहले 25 लिख दो, फिर 3 के आगे क्या आता है, 4 आता है, तो 4 और 3 का आपस में गुणा कर दो, 4 3 12, तो ये आपका हो जाएगा। ऐसे अगर हम 45 का निकालेंगे, 2 अंकों की संख्या हो, लास्ट में 5 हो, अगर आप उसका वर्ग निकालेंगे तो लास्ट में अपने मन से पहले 25 लिख दो, फिर 4 के आगे क्या आता है, 5 आता है, 4 5 का गुणा कर दो, 4 5 20। तो ये आपकी एक छोटी सी ट्रिक हो जाएगी, और मैं आपको साथ साथ ट्रिक बताता रहूंगा। अब ऐसे 41 का वर्ग है, जैसे कि मान लेते हैं हमें नहीं आता 41 का वर्ग कितना होता है, तो पहले ये बताओ 1 का वर्ग कितना होता है, 1 होता है, कोई कैरी वगैरह कुछ भी नहीं है। इसका आपस में गुणा करो, 4 एकन 4, 4 का दूना करो, 4 दूनी 8 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 8। अब 4 का क्या कर दो, वर्ग कर दो, 4 का कर दो वर्ग, 4 का वर्ग होता है 16, तो ये आपका हो जाएगा 1681। इसका देखो वर्ग लिखा कि नहीं लिखा है, तो ये आपको बात ध्यान रखनी है, ठीक है। अब बच्चों, आपका नेक्स्ट है, वैसे तो बच्चों आपको 50 तक तो याद होने चाहिए हर हालत में। आप कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं तो आपको 50 तक वर्ग और घन याद होने चाहिए। अगर आपको याद है तो आप क्लास में सबसे आगे आप ही रहेंगे कैलकुलेशन के मामले में। इसके बाद आपका नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपका है -21/23, -21/23। अब आप इसका वर्ग निकालेंगे तो -21/23 से क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। अब आपको पता है वर्ग हमेशा कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो निगेटिव चिन्ह लगाने से कोई फायदा नहीं। अब आप मुझे बताओ 21 का वर्ग कितना होता है, 21 का वर्ग होता है 441,
और 23 का वर्ग होता है 529, 529। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद 4 वाला देखेंगे। 4 वाला आपका कह रहा है 24/35, तो इसका निकालेंगे वर्ग। तो 24 बटे में क्या लिखेंगे, 35 का वर्ग करेंगे। अब वर्ग करेंगे, वर्ग को अलग अलग कर दो, पूरे में वर्ग है तो अलग अलग लिख दो, 24 का स्क्वायर बटे में 35 का स्क्वायर। अब 24 का वर्ग होता है 576 होता है, और 35 का वर्ग होता है आपका 1225 होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब जैसे आपका है पांचवा है आपका माइनस का 13/31, माइनस का 13/31, इसका आपको वर्ग निकालना है। माइनस का 13/31 का वर्ग। तो आपको पता है वर्ग हमेशा पॉजिटिव संख्या है कि तो मुझे यहाँ पर नेगेटिव चिन्ह लगाने से कोई आवश्यकता ही नहीं है, तो मैं नेगेटिव चिन्ह को ऐसे हटा दूंगा और अलग अलग वर्ग लगा दूंगा। 13 का वर्ग आपको पता होना चाहिए 159 होता है, और 31 का जो वर्ग आपका होता है 961 होता है। बच्चों आपको 50 तक के आपको वर्ग याद होने चाहिए। ठीक है, मैंने आपको पहले वाले वीडियो में, इसमें आपका फर्स्ट पार्ट कॉन्सेप्ट और थ्योरी वाला है, उसमें मैंने आपको 50 तक वर्ग याद करवाए हैं, 50 तक घन याद भी करवाए हैं। अब आपका जो छठा वाला है 47/50, तो 47/50 का वर्ग करेंगे। ठीक है, वर्ग करेंगे तो पूरे का वर्ग करेंगे। अब आपको क्या करना, अलग अलग वर्ग करके लिख देना है। 47 का वर्ग बटे 50 का वर्ग। 47 का वर्ग आपका होता है, 47 का वर्ग होता है 2209, कितना होता है 2209, और 50 का तो पता ही होना चाहिए 2500 होता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी, बस खाली आपको 1 से 50 तक की वर्ग याद होने चाहिए, बाकी आपका सवाल यूं लग जाएगा। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, क्वेश्चन नंबर 5। बिना वास्तविक योग, मतलब आपको ऐड नहीं करना है कि ऐड करने लगो 3, 1, 4, 5 इनका ऐड करो, नहीं, लिखा भी है बिना वास्तविक योग के निम्नलिखित का योगफल बताइए। अब मैंने आपको चीजें बताई थी, जब लगातार विषम संख्याएं लिखी हो तो उन विषम संख्याओं को काउंट कर लो, जितनी संख्याएं उसका वर्ग कर दो तो वो उनके योगफल के बराबर होती हैं। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने आपको ये चीज़ पढ़ाई भी है और समझाई भी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये चीज़ मैंने यहाँ पर आपको समझाई थी। किसी भी n प्राकृतिक संख्या जो कि है n स्क्वायर जो होता है वो प्रथम n की जितनी वैल्यू उतनी विषम संख्याओं के योग के बराबर हो। जैसे आपका 7 का वर्ग 49 होता है, तो 7 प्रथम 7 विषम संख्याएं लिखोगे तो उनके वर्ग के बराबर ही होगी। तो ये मैंने आपको चीज़ समझाई थी, कॉन्सेप्ट और थ्योरी के सेकेंड पार्ट में ये आप चीज़ समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जैसे कि 5 का वाला पार्ट है, 5 का पार्ट, तो यहाँ पर आपकी जो संख्याएं लिखी हैं 1 से 17 तक, तो आप लिखेंगे 1, 3, 5, 7, 9, 9, 11 और 13 और 15 और 17 लिखी नहीं लिखी हैं। ये बच्चों सारी की सारी पहले आपकी हैं क्या, ये सारी की सारी आपकी विषम संख्याएं क्या हैं, विषम संख्याएं हैं। क्या हैं, विषम संख्याएं। अब जो विषम संख्याएं होती, लगातार विषम संख्याएं होती हैं, उन संख्याओं को काउंट करो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 9 का वर्ग कर दोगे तो इनके योगफल के वो बराबर ही होती हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 9, 9 संख्याएं लिखी हैं, 9 संख्याएं लिखी हैं। आपको ये पता होगा समीशन इसे क्या कहते हैं, समीशन क्या कहते हैं, समीशन इसे कहते हैं। ब्रैकेट में लिखेंगे विषम संख्याओं का योग, विषम संख्या क्या लिखेंगे, विषम संख्याएं क्या लिखेंगे, विषम संख्याएं। जो उनका योग होगा वो किसके बराबर होता है, n स्क्वायर के बराबर। n की वैल्यू कितनी है, 9, 9 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 81, तो इसका योग जो होगा वो 81 होगा। ये मैंने आपको समझाया था। जितनी भी आपकी विषम संख्याएं पर लगातार होनी चाहिए, उनको काउंट कर लो। जितने जैसे मैंने काउंट की 9 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 9 है, इसका वर्ग कर दो तो इसका योगफल आपका 81 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको बात ये समझ में आ गई। बस एक शर्त है कि वो संख्याएं लगातार होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि 5 नहीं लिखा है,
5 लिखा होना चाहिए, लगातार होनी चाहिए। अब आपका खा वाला पार्ट देख लो, 1 3 5, 1 3 5, 1 3 5 लगे 23 तक है। कहाँ तक है? 23 तक की संख्याएं हैं, 23 तक की संख्याएं हैं। 1 3 5 7 9 11 13 15 17, 17 के बाद 19 21, 21 के बाद 23। तो ये आपकी लगातार कैसी हैं? विषम संख्याएं। कैसी हैं? ये आपकी विषम संख्याएं हैं। कैसी संख्या हैं? विषम संख्याएं हैं। अब काउंट करो कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इनकी वैल्यू कितनी है? 12। कितनी है? 12। अब आपको पता है इनका योग कितना होगा? इनका आपसे क्या पूछा गया? योग। तो बच्चों इस साइन को हम योग ही कहते हैं। ये साइन आपका योगफल का होता है। और ब्रैकेट में लिख देंगे विषम संख्या। क्या लिख देंगे? विषम संख्याएं। क्या लिख देंगे? विषम संख्याएं। वो किसके बराबर होता है? वो n स्क्वायर के बराबर होता है। n की वैल्यू कितनी है? 12। 12 का वर्ग कितना होता है? 144। तो इसका योगफल कितना होगा? 144। तो यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बच्चों मैंने आपको चीज़ समझाई थी, वो चीज़ यहाँ पर आपकी आ भी गई। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, काफ़ी आसान चीज़ें हैं, बस आपको चीज़ें समझना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में पाइथागोरियन त्रिक को पहचानी। कौन कौन सी आपकी जो त्रिक है वो पाइथागोरियन को फॉलो करती हैं, वो यहाँ पर आपको समझना है। ये भी काफ़ी आसान है, आप ध्यान रखेंगे। छठे का पहला पार्ट। छठे का पहला पार्ट। पहले बच्चों यहाँ पर आप चीज़ ध्यान रखेंगे, मैंने आपको चीज़ समझाई थी। ये आपकी भुजा क्या होती? कर्ण। 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या कहलाती? कर्ण है। और आधार आपकी नीचे वाला आधार होता है, और ये आपका लंब होता है। जो सबसे लंबी भुजा होती है ये आपकी सबसे लंबी भुजा आपकी समकोण त्रिभुज में यही होती है। अब आपका जैसे दिया गया 3 4 5, तो सबसे लंबी भुजा कौन है? 5। कौन सी है? 5। और मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी, जो आपकी पाइथागोरस प्रमेय होती है वो कर्ण का स्क्वायर होता है, यानी आधार का बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर, प्लस लंब का स्क्वायर, ये होती पाइथागोरस प्रमेय। अब जो सबसे लंबी भुजा कौन सी होती? कर्ण होती है। फिर आधार व लंब आप कुछ भी ले सकते हो, 3 चाहे इसको लो, 4 इसको ले लो, चाहे 4 इसको ले लो, 3 इसको ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये फर्क पड़ता है, जो सबसे लंबी भुजा है वो आपको कर्ण ही लेनी है। तो यहाँ पर सबसे लंबी भुजा कौन सी है? 5। तो 5 का क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। अब चाहे आधार आप 3 ले लो, चाहे 4 ले लो, कर्ण लंब लो, चाहे कुछ भी ले लो, बस एक वो चीज़ लेनी है। तो मैंने आपका आधार ले लिया 3, 3 का वर्ग। अब 3 बचा, 4 क्या हो जाएगा? आपका लंब हो जाएगा, लंब का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। 5 का वर्ग कितना होता है? 25। 9 का वर्ग, 3 का वर्ग कितना? 9। 4 का वर्ग कितना? 16। और यहाँ पर 25, और यहाँ पर आपकी 16 9 कितने होते हैं? 25। इसका मतलब ये आपकी पाइथागोरियन त्रिक है। तो ये आपको लिख देना है। ये आपको लिखना है 3 4 5, 3 4 5 एक पाइथागोरियन। क्या लिखेंगे? पाइथागोरियन त्रिक है। पाइथागोरियन त्रिक है, ये आपको लिख देना सिंपली। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, काफ़ी आसान है। सबसे लंबी वाली भुजा जो लेनी, जो सबसे लंबी लेंथ की वो कर लेनी, बाकी आधार जो आपका मन करे वो कर दो, फिर स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, इसका इनको जोड़ दो। अगर बराबर आते हैं, अगर बराबर आएंगे तो आपकी पाइथागोरियन त्रिक है, अगर बराबर नहीं आएंगे तो पाइथागोरियन त्रिक नहीं है। सिंपल सी बात। अब आपका नेक्स्ट वाला है। नेक्स्ट वाला आपका है 6 7 8। कितना था? 6 7 8, 6 7 8 था। तो अब आपको बार बार त्रिभुज ये नहीं बनाना, ये आपको समझाने के लिए बनाया था। अब बस आप फिर में लिखो, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। सबसे लंबी भुजा कौन? 8। तो 8 का स्क्वायर कर दो, आधार 6 ले लो, 6 का स्क्वायर कर दो, लंब 7 ले लो, 7 का स्क्वायर कर दो। 8 का स्क्वायर होता है 64, 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49। ठीक है, ये आपका हो जाएगा 64, और 36 और 49 आपके होते हैं 85। कितने होते हैं? 85।
क्या कभी ये बराबर हो सकते हैं? बताओ 64 और 85 बराबर होंगे? कभी नहीं बराबर होंगे। तो इसका मतलब कैसा है? गलत है। कैसा है? गलत है। तो लिखेंगे 6 7 8 6 7 8 एक एक पाइथागोरियन एक पाइथागोरियन त्रिक नहीं है। पाइथागोरियन त्रिक नहीं है। बस ये आपको लिख देना है, सिंपल। इसके बाद थर्ड वाला देखो। थर्ड वाला आपका कह रहा है 6 8 10। कितना कह रहा है? 6 8 10 6 8 10 6 8 10। सिंपल वही करो, कर्ण का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, सबसे लंबी भुजा कर ले तो 10 का स्क्वायर कर दो, बराबर आधार 6 ले लो, 6 का स्क्वायर कर दो, लंब 8 ले लो, 8 का स्क्वायर कर दो। 100 का 10 का वर्ग 100 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है, 8 का वर्ग आपका होता है 64 होता है। और ये 100 और 36 और 64 आपके 100 होते बराबर होते, ये आपका सही है। तो आप क्या लिखेंगे? 6 8 10 6 8 10 एक पाइथागोरियन त्रिक है। ये आपको सिंपली लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, काफ़ी आसान है, बस आपको चीज़ें समझनी है। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 6 का 4 वाला पार्ट देखेंगे। 6 का 4 वाला पार्ट आप देखेंगे। ठीक है, बाकी 2 पार्ट आप खुद से लगाएंगे। ठीक है, 2 पार्ट आप खुद से लगाएंगे। ठीक है, तो आपका 12 है, 21 है, 24 है। ठीक है, तो सबसे बड़ी भुजा आपको क्या लेनी होती? कर्ण लेनी होती है, बराबर। फिर आप क्या करेंगे? आधार का स्क्वायर करेंगे प्लस फिर क्या करेंगे? लंब का स्क्वायर करेंगे। सबसे लंबी भुजा क्या लेनी होती? 24। तो कर्ण सबसे लंबी भुजा तो 24 ले लिया, आधार 12 ले लो, 12 का स्क्वायर कर दो, लंब 21 ले लो, 21 का स्क्वायर कर दो। तो 24 का अगर आप स्क्वायर करेंगे, मतलब कि आप 24 का स्क्वायर करेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर आप 24 का स्क्वायर करेंगे तो आपका आ जाएगा, मतलब 24 का आपको वर्ग पता होना। 24 का वर्ग कितना होता है? 576। कितना होता है? 576 होता है। और 12 का वर्ग होता है 144 होता है। 21 का जो वर्ग है 441 होता है। अब इसको आपको जोड़ना, इधर आपका 576 है, इसको जोड़ोगे 4 1 5 हो जाएगा, 4 4 8 हो जाएगा, 4 1 5। तो कभी बराबर होएंगे नहीं, तो इसको काट दो, बराबर ये है नहीं। तो क्या लिखोगे? 12 21 24 एक पाइथागोरियन त्रिक नहीं है। पाइथागोरियन त्रिक नहीं है। तो बस आपको इतना ही लिख देना है। ठीक है, अब आप क्या करेंगे? चलो पांचवा भी मैं लगवा देता हूँ। ठीक है, पांचवा आपका 8 15 17 8 15 17 6 का पांचवा है 8 15 17। तो आप पहले क्या लिखेंगे? कर्ण का स्क्वायर बराबर, फिर क्या लिखेंगे? आधार का स्क्वायर, फिर क्या लिखेंगे? लंब का स्क्वायर। ठीक है, लंब कितना है? 17। 17 का स्क्वायर, सॉरी कर्ण है, कर्ण होता है सबसे बड़ी भुजा लेनी होती है। आधार फिर कुछ भी ले लो, लंब कुछ भी ले लो। लंब ले लिया 15, ठीक है, आधार ले लिया 8। 17 का वर्ग होता है 289, 8 का वर्ग होता है 64, 15 का वर्ग होता है 225, 289 बराबर, और 64 और 225 जोड़ेंगे तो आपके 289 ही आएंगे। इसका मतलब ये सही है। तो लिखेंगे 8 15 17 एक पाइथागोरियन त्रिक है। एक पाइथागोरियन त्रिक है। पाइथागोरियन त्रिक है। बस आपको सिंपली ये लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये आपका क्लियर इतना हो गया होगा। अब आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 आपको
इम्पॉर्टेंट इस पर डाल लेना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब आप भविष्य में आप हो सकता है आप एयरफोर्स की तैयारी करें, नेवी की तैयारी करें, कई सारे बच्चे एसएससी वगैरह रेलवे वगैरह में भी जाएंगे, तो वहाँ के लिए क्वेश्चन ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये आपको लाइफ टाइम के लिए ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन है यदि यम बराबर 8 हो तो इसके लिए पाइथागोरियन त्रिक क्या होगी। अगर यम की वैल्यू मान लेते कोई लंब कण आधार में से 8 है, तो अन्य जो पाइथागोरियन त्रिक क्या होंगी वो यहाँ पर आपको बताना है। तो बच्चों इसके लिए आपको इम्पोर्टेंट मैंने पहले से ही लिखा दिया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। जो यम की वैल्यू अगर 8 हो तो पाइथागोरियन त्रिक का जो फार्मूला होता है, बस आपको फार्मूला याद रखना है, बाकी आपके लिए बाएं हाथ का हो जाएगा। फार्मूला आपका होता है 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1। बस आपको ये वाला फार्मूला याद रखना है, लाइफ टाइम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज ही फार्मूला ये हम जब कुछ पढ़ते हैं तो वहाँ पर आज ये फार्मूला ये यूज़ होता है। ठीक है, तो इसको आपको भूलना नहीं है। अब यहाँ पर आपको यम की वैल्यू कितनी दी गई, 8 दी गई है। अब इसमें 8 वैल्यू अप्लाई कर दो, इसमें 2 गुणे 8 कर दो, कॉमा लगा दो, यम स्क्वायर यानी यम की वैल्यू 8 है, 8 का स्क्वायर माइनस 1 कर दो, 8 यम की वैल्यू 8 है, 8 का स्क्वायर 1 कर दो, प्लस 1 कर दो। फिर देखो, ठीक है, ध्रुवट आपका कितना होता है, 16 होता है। 8 का वर्ग 64, 64 में एक जगह कितना बचेगा, 63, कितना बचेगा, 63 होगा। 8 का वर्ग होता है 64, 64 एक आपका हो जाएगा 65। तो ये बच्चों आपकी बन जाएगी पाइथागोरियन त्रिक। क्या बन जाएगी, पाइथागोरियन त्रिक आपकी ये बन जाएगी। अब ये कैसी होगी आपको भी बता देता हूँ। ये कोई समकोण त्रिभुज होगा, सबसे लंबी भुजा आपकी इसमें 65 होगी, आधार 16 ले लो और लंब 63 ले लो, ये होगी पाइथागोरियन 16 63 65, 16 13 65। तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूरी एक्सरसाइज का, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यही आपका क्वेश्चन है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद ये आपको फार्मूला याद रखना, बस यम की वैल्यू हो चाहे यम की वैल्यू 4 दे, यम की वैल्यू 5 दे, वो यहाँ पर रखते जाओ, पाइथागोरस त्रिक आपकी बनती जाएंगी, फटाफट आपकी बनती जाएंगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आपका नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर आपको समझना है। ये कह रहे हैं कि 121 तथा 196 को विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त की। जैसे ये वाली थी विषम संख्याएं, अब इसको आपको ऐसे में व्यक्त करना है। जैसे कि हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने 81 निकाला था। यहाँ पर देखो, जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर इनका योगफल 81 निकाला। अब हमको 81 को इस फॉर्म में लिखना है, विषम संख्याओं के फॉर्म में लिखना है। तो काफ़ी आसान है। हम देखें किसका वर्गमूल है, तो किसका वर्गमूल है, ये 9 का है, तो 9 लगातार विषम संख्याएं लिख देंगे तो वो उसके 81 के योगफल के बराबर होंगी। बस सिंपल सी बात है, तो यही हमको यहाँ पर करना है। ठीक है, तो 8 का आपका ये हो जाएगा, 8 का ये आपका है 8 का। ठीक है, तो आपका 121 को करना है विषम संख्या। तो पहले बताओ 121 का वर्गमूल, 121 का वर्गमूल। तो वर्गमूल का साइन ये होता है, आपको मैं पहले ही बता देता हूँ। 121 लिखेंगे और इधर लिखेंगे 11, कितना आ जाएगा, ये आपका 11 आ जाएगा। यानी कि वर्गमूल इसका कितना होता है, 11 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि n की वैल्यू कितनी हो गई, n की वैल्यू हो गई 11। इसका मतलब है आपको 11 विषम संख्याएं लगातार लिखनी है, लगातार आपको विषम संख्याएं लिखनी है 11। ठीक है, कैसी लिखनी है, आपको लगातार विषम संख्याएं 11 लिख दो, वो इनके योगफल के बराबर हो जाएंगी। कैसे लिखेंगे आप, इनकी वैल्यू 11 आ गई, सबसे पहले 1 होगा, फिर 3 होगा, फिर 5 होगा, फिर आपका 7 होगा, फिर 9 होगा, फिर 11 होगा, फिर 13 होगा, फिर 15 होगा, फिर 19 होगा, फिर 21 होगा, फिर 23 होगा। ये आपकी जो संख्याएं हैं, ये आपकी जो संख्याएं हैं लगातार विषम संख्याएं हैं, लगातार विषम संख्याएं हैं, विषम संख्याएं हैं।
अगर आप इनका योगफल करेंगे तो योगफल आपका 121 ही आएगा, 121 ही आएगा। तो आपको 121 को विषम संख्याओं के रूप में, योग के रूप में लिखना था, तो मैंने यहाँ पर योग के रूप में लिख दिया। अगर आप इनका योगफल करोगे तो 121 ही आएगा। ठीक है। दूसरा आपका है 196। तो 196 का वर्गमूल कितना है? 196 का वर्गमूल, तो ये किसका वर्गमूल है? आपको ये वर्गमूल का साइन है, तो किसका वर्गमूल है? ये होता है 14 का। 14 का स्क्वायर इतना होता है, तो 14 का ये वर्गमूल है। यानी कि अब आपको n की वैल्यू पता चल गई कि n की वैल्यू जो आपकी है वो 14, यानी कि 14 लगातार आपको विषम संख्याएं लिख देनी है, वो 196 के योगफल के बराबर होंगी। तो फटाफट लिख दो। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 23, इसके बाद 24, इसके बाद 24 तो नहीं होगी, 25, 27, पूरी आपकी हो जाएंगी ये 14। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, एक आपको और लिखनी है 13 के बाद, ये आपकी हो जाएगी 14। कितनी हो जाएंगी? 14 आपकी संख्या पूरी हो जाएंगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो ये आपका इनका जो आपका योगफल होगा वो आपका 196 ही होगा। और ये आपकी लगातार विषम संख्या होनी चाहिए, ऐसा नहीं 5 गायब कर दो, लगातार विषम संख्याएं होनी चाहिए, लगातार आपकी विषम संख्याएं होनी चाहिए। तो यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। उसका वर्गमूल निकालो, योगफल निकालना, तो आपको n की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो वर्गमूल निकालें 11, तो यानी 11 आपको लगातार विषम संख्या लिख देनी है, जो कि इसके योगफल के 121 के योगफल के बराबर होंगी। ठीक है। तो यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है। अगर आपने चीज़ें कॉन्सेप्ट और थ्योरी वाली चीज़ें पढ़ी होंगी तो आप इनको इजीली समझ रहे होंगे। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा होगा तो फिर भाई आप खुद से जानो। ठीक है। आप वीडियो नहीं देखोगे तो फिर एक वीडियो में इतना ज़्यादा समझाना उतना इम्पॉसिबल हो जाता है। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर है 9। पूर्ववर्ती संख्याओं को गुणा का प्रयोग कर निम्नलिखित के आपको मान ज्ञात करने हैं। ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है 64 का स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, 64 का स्क्वायर लिखेंगे, फिर माइनस का साइन लगाएंगे, फिर 63 का स्क्वायर लिखेंगे, फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो फिर आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम हो जाएगा। सबसे यहाँ पर आपको तो 64 का वर्ग भी नहीं पता होगा, आपको 63 का वर्ग भी नहीं पता होगा, तो आप कम समय में इसको कैसे सॉल्व करेंगे वो यहाँ पर आप चीज़ समझेंगे। वैसे बच्चों मैंने ये चीज़ आपको कॉन्सेप्ट और थ्योरी में आपको समझा दिया था। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखते हो तो फिर आपकी मैथमेटिक्स कभी भी स्ट्रांग नहीं हो पाएगी। आप हमेशा यही सोचते रहते हो कि एक्सरसाइज सॉल्व हो जाए, एक्सरसाइज सॉल्व हो जाए, तो फिर आप कभी भी मैथमेटिक्स में अच्छे नहीं हो पाओगे। थ्योरी और कॉन्सेप्ट वाले जो वीडियोस होते हैं उनको आप 100% देखा करो और साथ साथ में लिखा भी करो। तो यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है 64 का स्क्वायर माइनस के 63 का स्क्वायर। अब पहली बात तो मैंने आपको बताया था ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, जी आपका होता है वर्गांतर नियम a प्लस बी ए माइनस बी, ये मैंने आपको वहाँ पर समझाया था। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपका फार्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर इसको a मान लेंगे, इसको a मान लो और इसको b मान लो। तो ये 64 का स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर। अब इसके अकॉर्डिंग चलो, इसे मैंने क्या मान लिया, 63 को a मान लिया, 64 को a मान लिया और 63 को b मान लिया। तो a प्लस बी, तो इनको पहले क्या कर दो, a प्लस बी इनको जोड़ दो। फिर बोला a माइनस बी, तो इनको आपस में घटा दो, इनको आपस में घटा दो। अब इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा, 127 आएगा। अब इसको घटाओगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। 127 में 1 का गुणा करोगे तो आपका 127 ही आएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कितनी जल्दी आपका ये लग गया अगर आपको ये फार्मूला पता होगा तो, वरना आप फिर इसको नहीं लगा पाओगे। ठीक है।
तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जो आपका सेकेंड वाला क्वेश्चन है 82 स्क्वायर माइनस 81 स्क्वायर, 82 का स्क्वायर माइनस 81 का स्क्वायर। सबसे पहले लिखेंगे फार्मूला ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। बच्चों इसका नाम क्या है? इसका नाम आपका है वर्गांतर नियम। नाम क्या है? वर्गांतर नियम इसका आपका नाम है। ठीक है, ए स्क्वायर कितना है? 82 का स्क्वायर माइनस 81 का स्क्वायर। तो ये आपका 82 आपका ए हो जाएगा और 81 आपका बी हो जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी है? 82 है और बी की वैल्यू कितनी है? 81 है। ए की वैल्यू कितनी? 82 है माइनस का 81। अब इनको जोड़ दो, इनको जोड़ोगे तो आपका आएगा 163 आएगा। इसको घटाओगे तो 1 बचेगा। इनका आपस में गुणा करोगे तो आपका 163 आएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कितना आसान है अगर आपको ये फार्मूला पता था तो। इसके बाद आपका नेक्स्ट आपका थर्ड वाला है 242 का स्क्वायर माइनस 241 का स्क्वायर। अब मान लेते आप वर्ग निकाल कर तो कितना टाइम लगता, तो इसीलिए आपको फार्मूला याद रखना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू है? ये ए की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है? बी की वैल्यू है। आपको ये चीज़ मैं बता देता हूँ, आपको वैसे लिखना नहीं है भी। ठीक है, अब ए की वैल्यू 242 है, बी की वैल्यू 241 है। अब आप ए की वैल्यू 242 है माइनस 241, इनको जोड़ो, जोड़ का साइन लगा, जोड़ोगे तो आपका आएगा 483। कितना आएगा? 483। अब जब घटाओगे तो 1 बचेगा। इनका आपस में गुणा करोगे तो 483 ही आएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद आपका 4 पार्ट वाला क्वेश्चन है 349 और 348। 349 का वर्ग माइनस 348 का वर्ग। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 300 ये आपका ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी। अब 349 का स्क्वायर माइनस 348 का स्क्वायर। ठीक है, ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 349। बी की वैल्यू यहाँ पर 348। तो 349 प्लस 348। इसके बाद 349 माइनस के 348। इसके बाद इनको जोड़ लो, इनको जोड़ोगे तो आपका आएगा 8 9 आपका 7 आएगा, 4 4 8 1 9 आएगा, 3 3 6 आएगा। अब जब इसको घटाओगे तो यहाँ पर 1 बचेगा। इनका आपस में गुणा करोगे 697 आपका आएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इसके बाद आपका आता है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है 145 और 144। 145 का स्क्वायर माइनस के 144 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। तो 145 का स्क्वायर माइनस के 144 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये आपकी ए की वैल्यू है, ये आपकी बी की वैल्यू है। तो 145 प्लस 144, 145 माइनस 144। जो ये कह रहा है वही करते रहो। इसके बाद इनका योग कर लो। इनका योग करोगे तो कितना आएगा? 289 आएगा। इससे घटाओ कितना बचेगा? 1 बचेगा। इनका गुणा करोगे 289। तो ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपका जो छठा वाला क्वेश्चन है, 6 वाला क्वेश्चन है, वो यहाँ पर देखेंगे। कह रहे हैं कि 244 का स्क्वायर और माइनस के 243 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो 244 का स्क्वायर माइनस के 243 का स्क्वायर। तो इसे करेंगे, ये आपकी वैल्यू ए की वैल्यू लिखी है, बी की लिखी वैल्यू। तो ए प्लस बी, तो पहले ए प्लस बी कर दो, ए प्लस बी कर दो।
फिर क्या है a माइनस बी, तो इनको आपस में माइनस कर दो। अब क्या है, इनको जोड़ लो, इनको जोड़ोगे तो आपका आएगा 487 आएगा। इनको घटाओगे तो 1 आएगा, और गुणा करोगे इनका तो वही आएगा। 1 का गुणा किसी संख्या में करते हैं तो वही संख्या आती है। तो ये आपके सारे क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गए। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपका क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य और असत्य आपको यहाँ पर पहचानने हैं कि कौन संख्या आपकी सत्य है और कौन आपका असत्य है, वो यहाँ पर आपको समझना है। तो यहाँ पर आपका जो पहला क्वेश्चन है बच्चों, पहले आप इन क्वेश्चंस को समझेंगे। ऐसा नहीं कि आप सही गलत लगा लो तो उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा, फिर आप एग्ज़ाम में भूल जाएंगे। तो पहले आप चीज़ों को समझेंगे, फिर हम सही या गलत आपको बताएंगे। ठीक है, तो पहला यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है, एक वर्ग संख्या में अंकों की संख्या सम होती है, ये आपसे कह रहे हैं। तो पहले मैं आपको चीज़ समझाता हूँ। जैसे कि मान लेते हैं कि हम 12 का वर्ग निकालते हैं। 12 का वर्ग कितना होता है आप बताएंगे। तो 12 का जो आपका वर्ग होता है 144, कितना होता है 144 होता है। ठीक है, मान लिया। अब अगर हम 35 का वर्ग निकालेंगे, 35 का वर्ग निकालेंगे तो 35 का वर्ग होता है 12×25, कितना होता है 12×25। अब ये आपके क्या लिखे हैं, वर्ग। क्या लिखे हैं, वर्ग लिखे हैं। क्या लिखे हैं, वर्ग। अब क्वेश्चन कह रहा है कि एक वर्ग संख्या में अंकों की संख्या क्या सम होती, अंकों की संख्या। यहाँ पर अंकों की संख्या कितनी है, 1 2 3। यहाँ पर कितनी, 1 2 3 4। तो ये आपके यहाँ पर 4 अंक हैं। कितने अंक हैं, यहाँ पर आपके 4 अंक हैं, और यहाँ पर आपके 3 अंक हैं। कितने अंक हैं, 3 अंक हैं। अब जो 4 अंक हैं वो सम संख्या है, और जो आपकी 3 अंक है वो आपकी विषम संख्या है। कैसी संख्या है, विषम संख्या आपकी है। कैसी है, विषम संख्या है। लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि वो संख्या सम होती है। विषम भी हो सकती है, सम भी हो सकती है। इसका मतलब यहाँ पर बोल रहे हैं कि केवल सम होती है, तो ये वाला आपका स्टेटमेंट हो जाएगा, पहला वाला आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। किसी भी संख्या का वर्ग होता है वो संख्या विषम भी हो सकती है, संख्या सम भी हो सकती है, उनके जो अंक के अकॉर्डिंग। उनके अंक आपके 3 अंक की भी संख्या हो सकती है, 4 अंक की संख्या हो सकती है, 5 अंक की संख्या हो सकती है। ठीक है, तो ये आपको चीज़ ध्यान रखनी है। जैसे अगर हम बात करते हैं, जैसे कि देखो, अगर आप इसे मान लेते हैं कि आपने अभी हमने छोटी संख्या का वर्ग लिया है, आप चाहो तो बड़ी संख्या का वर्ग भी ले सकते हैं, उसमें कोई भी दोहराई वाली बात नहीं रहती है। जैसे देखो, अगर मैं मान लेते हैं 39 का स्क्वायर लिखेंगे, तो 39 का स्क्वायर कितना होता है, 39 का स्क्वायर होता है 15×21। इसमें कितने अंक हैं, इसमें आपके 39 के स्क्वायर में बच्चों आपके 4 अंक है। कितने अंक हैं, 4 अंक हैं। तो ये संख्या कैसी है, ये मतलब कि इसमें सम अंक है। कैसे अंक है, सम अंक है। कैसे है, ये सम अंक है। तो कह रहे हैं कि अंकों की संख्या सम होती है, अंकों की संख्या विषम भी हो सकती है, अंकों की संख्या सम भी हो सकती है। तो पहला आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसके बाद आपसे कह रहे कि एक अभाज्य संख्या का वर्ग, एक अभाज्य संख्या का वर्ग अभाज्य होता है, ये तो सरासर गलत है। एक अभाज्य संख्या का जो वर्ग है वो अभाज्य संख्या हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। अब जैसे अगर हम बात करते हैं आपका सेकंड में से 5 आपकी अभाज्य संख्या है, इसका अगर वर्ग करेंगे, वर्ग कितना आएगा 25। तो 25 आपकी क्या अभाज्य संख्या है, नहीं, ये संख्या आपकी भाज्य संख्या है। कई संख्या है, भाज्य है। यहाँ पर बोले हमेशा अभाज्य आएगी, तो यहाँ पर कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब कह रहे हैं दो वर्ग संख्याओं का योगफल एक वर्ग संख्या होती है। यहाँ पर कह रहे हैं अगर आप कोई 2 वर्ग संख्या, जैसे कि मान लेते हैं 12 का वर्ग कर लेंगे तो आपका आ जाएगा 44 आ जाएगा। 10 का वर्ग कर लो तो आपका कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ये हमारी वर्ग लिखी, क्या लिखी, वर्ग। अब कह रहे हैं कि अगर आप इनका योग कर लो, क्या कर लो, इनका योग कर लो, तो योग करोगे तो कितना आएगा, 4 4 2। तो कह रहे हैं कि ये भी आपकी वर्ग संख्या होगी। क्या एक वर्ग संख्या है, किसी भी संख्या का ये वर्ग नहीं है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 2 संख्याओं के वर्ग का अंतर एक वर्ग संख्या होता है, इससे समझ लो। ठीक है, इससे ही समझ लो। तो जैसे कि यहाँ पर एक संख्या वर्ग संख्या 144 है
और एक आपकी वर्ग संख्या 100 है। इनका अगर अंतर करोगे, अंतर कितना आएगा 44। क्या 44 किसी संख्या का वर्ग है? नहीं है, तो ये भी आपका स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसके बाद आपका नेक्स्ट है, दो वर्ग संख्याओं का मल्टीप्लीकेशन आप करेंगे तो वो संख्या आपकी वर्ग होगी। बिल्कुल सही बात है। एक वर्ग संख्या 144 है और एक आपकी वर्ग संख्या 100। अगर आप इनका गुणा करेंगे तो गुणा करने पे आपका आएगा इसका ये आएगा, ठीक है, 14,400 आएगा। और ये आपका 120 का वर्ग है। किसका वर्ग है? 120 का ये आपका वर्ग है। 100 अगर आप इसका वर्गमूल निकालेंगे तो 120 का वर्ग है ये, तो ये 120 का वर्गमूल बन जाएगा। तो इसका मतलब ये आपका सही है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जैसे कि ये मान लो जैसे 36 है, एक वर्ग संख्या है, एक आपकी 49 वर्ग संख्या है, तो आपको ये वर्ग संख्या है। अगर इनका जो गुणा करेंगे तो गुणा ना करके आप इसके अंडर रूट लगा लो। अंडर रूट ये जो होगी, ये संख्या जब गुणा करेंगे ये पक्का किसी ना किसी का वर्ग संख्या होगी। क्यों? क्योंकि 6 का वर्ग है, 7 का वर्ग है। और गुणा करेंगे तो 7×42 का वर्ग वो संख्या निकल के आएगी। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको बात समझ में आई होगी। तो ये आपका स्टेटमेंट सही है। इसके बाद 70 और 80 के बीच कोई वर्ग संख्या नहीं है। 70 और 80 के बीच में, तो 70 के बाद 71 आता है, 72 आता है, 73 आता है, 74 आता है, 75 आता है, 76 आता है, 77 आता है, 78 आता है, 79। तो इनमें से कोई संख्या आपकी वर्ग संख्या नहीं है। तो ये आपका बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। संख्या 200 में से 14 वर्ग संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं संख्या 200 में से आपकी 14 वर्ग संख्याएं होती हैं। अगर आप निकालने जाएंगे सिर्फ आपकी 14 वर्ग संख्याएं ही आएंगी, क्योंकि आपको पता है 14 का वर्ग कितना होता है? 196। कितना होता है? 196, यानी कि ये 200 से कम है, 200 से कम है इसका मतलब। और ये किसका वर्गमूल है? ये किसका वर्गमूल है? ये वर्गमूल है 14 का, यानी कि 14 संख्या ही केवल वर्ग होती हैं। तो ये भी आपका सही स्टेटमेंट है। ठीक है, यहाँ पर आपको शायद लग रहा है जैसे यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि संख्या 200 में से 14 वर्ग संख्याएं होती हैं। अगर आप देखेंगे 14 का वर्ग होता है 196 और 15 का वर्ग होता है 225, तो ज़्यादा हो जाएगा। तो इससे पहले 196 14 का वर्ग मतलब कि 14 संख्याओं के वर्ग यहाँ पर आ सकते हैं। तो ये वाला आपका स्टेटमेंट सही है। अब बच्चों आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित संख्याओं के संकलन और व्यवकलन व्यायाम सूत्र का वर्ग ज्ञात कीजिए। और ये वाली आपकी जो विधि है, ये वाली विधि है, ये वाली विधि कभी भी आपके एग्जाम में नहीं पूछी गई। इनका कोई भी औचित्य नहीं है, ना इनके लगाने का कोई मतलब है, ना इनके कोई समझने का कोई मतलब है। ना आपके एग्जाम में कभी पूछी जाएंगी और ना अभी तक कभी पूछी गई हैं। ठीक है, तो इसमें आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो ये बच्चों हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है। अब आपको नेक्स्ट डे आपको एक्सरसाइज 6.2 मिलेगी। तब तक की आप सभी बच्चों को जय हिंद।